नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और अब रुक करेंगे दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जन मन कार्यक्रम से जुड़ी होगी। दूसरी खबर महाराष्ट्र में एमवी यानी महाविकास आघाड़ी के प्रोटेस्ट को लेकर है और तीसरी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी की आगामी सूची की जारी होने से जुड़ी है। चौथी खबर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए बीजेपी की कवायद की है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर जेडीयू नेता केसी त्यागी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा को लेकर होगी। तो ये 5 बड़ी खबर हम आपको फिलहाल स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 बजे की 5 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आपको पीएम मोदी के मिशन बैगा से जुड़ी हुई दिखाएंगे और अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर का रुख करते हैं, जहां मोदी प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम के तहत आज बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से बैगा जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी जो बैगा जनजाति के लोग हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन से उन परिवारों को, जनजातियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस दौरान बैगा जनजाति को लेकर विशेष घोषणाएं की जा सकती हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष घोषणाएं बैगा जनजाति को लेकर कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में बैगा लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है और इस लिहाज से पीएम मोदी का जो संबोधन है वो मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में बैगा लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय भैना और काड़ भैना इनकी कुछ उपजातियां हैं जो कि संरक्षित श्रेणी में आती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण संबोधन होगा बैगा जातियों के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संबोधन पीएम मोदी का रहने वाला है। तो आपको ये पहली बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनमन कार्यक्रम है। सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे। बैगा जनजाति के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। बेसब्री से बैगा जनजाति के लोग इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। पीएम मोदी का जनमन कार्यक्रम सरकारी योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे और मध्य प्रदेश का बालाघाट हो और भी तमाम यहाँ के क्षेत्र हो जहां पर बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, डिंडोरी हो या फिर मंडला हो, यहाँ पर बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और उनके लिए विशेष घोषणा आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो आपको एक महत्वपूर्ण खबर साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के संबोधन में बैगा जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं, उनके लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी बताएंगे कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है, यानी बैगा जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो पीएम मोदी तमाम जानकारी साझा करेंगे और उनके लाभ की खबरों को साझा करेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु पालियन हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, प्रधानमंत्री मोदी का जनमन कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको संबोधित करेंगे और जो बैगा जनजाति के लोग हैं उनको लेकर कई घोषणाएं कर सकते हैं, उनके लाभ की योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। किस तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है? को लेके आज जो प्रधानमंत्री है वो जागरूक करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बैगा जनजाति है वो ज्यादातर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश, गुजरात में वो रहती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में ज्यादातर ये जो जनजाति है ये पाई जाती है। और यहाँ के लोगों को जो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में इनको पता ही नहीं होता है। तो देखिए उनको जागरूक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज जब प्रधानमंत्री संवाद करेंगे तो उनको बताएंगे कि हम आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने आपके लिए क्या क्या किया। जिस तरीके से देखिए आयुष्मान का जिक्र किया जाता है, जनधन योजना की यहाँ पर बात की जाती है, स्वास्थ्य योजना की बात की जाती है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में आज प्रधानमंत्री जब संवाद करेंगे तो जागरूक करेंगे और उसका सीधा प्रसारण भी ऋषभ देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये वो जनजाति है जो देखिए जिस तरीके से किसान जब हल जोतता है हमारे भारत में तो अन्न उत्पन्न होता है, लेकिन ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो जमीन पर हल लगने पर बुरा मानती है। इस जनजाति का ये मानना होता है कि हमारी जो धरती माता है उसको चोट लग जाएगी। तो देखिए इतने सेंसिटिव वहाँ के लोग होते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन जनजातियों के लिए आज बहुत ज्यादा ये जागरूक, ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जागरूक करने का काम करेंगे, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में ब्रीफ करेंगे, तो इन जनजातियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और जो आज तक ना समझते या जिनको नहीं समझ में आता था कि किस तरीके से हम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहा है।
निश्चित तौर पर देखिए काफी महत्वपूर्ण रोचक जानकारी आपने इस जनजाति के बारे में साझा की कि कोई भी हल अगर जमीन पर पड़ता है तो जनजाति कहती है धरती माँ को इससे चोट पहुंचती है। साथ ही तनु, जिस तरीके से अभी का माहौल चल रहा है सियासी रूप से, लगातार ये चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SC हो ST हो इनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन और इतनी घोषणा अगर की जा सकती है तो किस तरीके से इसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए हमने पिछले दिनों भी देखा है कि कई बार जो सियासत है वो गरमाई है इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से संवाद होगा तो एक मैसेज जाएगा, जनता के बीच में मैसेज जाएगा, जो बैगा जनजाति है उसके बीच में ये मैसेज जाएगा, और जो विपक्ष दल है जो लगातार पॉइंट आउट करते आए हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं, उनके लिए भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम किसी एक जाति के लिए विकास नहीं करते बल्कि हम तो हर जाति के लिए सोचते हैं। ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वास्थ्य योजना हो, सबके बारे में बताने वाले हैं और सारी योजनाएं जो है इन लोगों तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात यही रहती है ऋषभ की जिस तरीके से एलिगेशंस लगते आए हैं उन एलिगेशंस को यहाँ पर रोकथाम के लिए किया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता के। निश्चित तौर पर देखिए कि मैसेज भी दिया जाएगा और मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी भी आदिवासियों से, जनजातियों से एक बीजेपी की और सरकार के जरिए जो एक कनेक्टिविटी जो नहीं हो पाती है, कहा जाता है कि कम से कम जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो आदिवासियों में उतनी पैठ नहीं बैठा पाई है। कांग्रेस के पास अभी भी बड़ी संख्या में वोट बैंक आदिवासियों का है, लेकिन अब केंद्र सरकार के जरिए कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज रविवार को महाविकास अघाड़ी यानी MVA मुंबई में प्रदर्शन कर रही है और इसे जोड़े मारो यानी जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया है। जी हां, एक बार आपको फिर बता देते हैं, इस प्रदर्शन को जोड़े मारो यानी हिंदी में कहा जाए तो जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया है। MVA के साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत MVA की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। प्रोटेस्ट यानी विरोध के लिए लोग चप्पल लेकर सड़कों पर निकले थे। बता दें कि मुंबई पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और प्रदर्शन के चलते पर्यटकों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बंद रखा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी MVA के खिलाफ दादर समेत कई इलाकों में प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांग चुके हैं, फिर विपक्ष क्यों प्रदर्शन कर रहा है। MVA प्रदर्शन कर राजनीति कर रही है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि क्या माफी मांगने से उनका जो गुनाह है, जो मूर्ति गिरी है, क्या उसका अपमान कम हो जाएगा। ये तमाम बातें संजय राउत भी कहते नजर आए थे और MVA भी कह रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे मुंबई से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी रही उसके बाद लगातार सियासी पारा गर्मा गया है, अब जो MVA लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जो जोड़े मारो प्रदर्शन निकाला गया है, जूते मारो जिसे कहा जा रहा है, क्या कुछ इसकी आगे की रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ इसके जरिए आगे की सियासत देखने को मिलेगी, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, भालवन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा है उसके ऊपर जो अभी महाराष्ट्र में जो राजनीति देखने को मिल रही है, आज महाविकास आघाड़ी ने जो जूते मारो आंदोलन जो है शुरू कर दिया है। आज हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक उनकी रैली रहेगी और आप देखने जाओगे तो जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने भी आज विपक्ष के जो MVA महाविकास आघाड़ी है उनके खिलाफ जो है वो रैली निकाली गई है। अब देखने को यह है कि आज महाराज छत्रपति महाराज जो है वो महाराष्ट्र के देवत है और वो उनकी संस्कृति से जो महाराष्ट्र के लिए चल रही है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज रहते तो माफी नहीं करते और छत्रपति शिवाजी बोले किसी भी गुनाह को माफ नहीं करेंगे और उनको सजा मिलनी चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर जो खर्चा किया है उसमें भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आज महाविकास आघाड़ी ने जो है वो आंदोलन छेड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बातें आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अब देखना महत्वपूर्ण होगा ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरी सियासी पारा किस ओर रुख करता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और शुक्रिया आपका संदीप जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज रविवार यानी कि 1 सितंबर को कैंडिडेट्स की चौथी सूची जारी कर सकती है। इसमें जम्मू प्रांत की कठुआ, उधमपुर पूर्व, बाहू, मढ़, बिश्नहा, नौशेरा और राजौरी विधानसभा सीटों के कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी आज लाल चौक समेत कश्मीर प्रांत की कुछ सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी अब तक 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 26 अगस्त को पार्टी ने पहली लिस्ट में 15 और दूसरी सिंगल कैंडिडेट के नाम की घोषणा की थी और 27 अगस्त को बीजेपी ने 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच 3 फेज में चुनाव होना है, यानी 3 चरणों में चुनाव होना है। नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। और जम्मू और कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फुल लाइव जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रियता सभी दलों की देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 3 सूचियों में अब तक 45 नाम उतार दिए हैं और 90 नामों की पूरी घोषणा होनी है, 90 सीटें हैं। क्या कुछ अभी तक बीजेपी की रणनीति देखने को मिली है और अब क्या बीजेपी आगे में तौर पर नामों की घोषणा कर सकती है? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सूबे में अखनूर, उधमपुर, ईस्ट बाहू, मदौर, राजौरी असेंबली इंतखाबात के लिए आज लिस्ट लगभग जारी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आज लाल चौक समेत सूबे कश्मीर के कुछ नशस्तों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने अब तक 45 नशस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 26 अगस्त को पार्टी ने पहला फहरिस्त में 15 के नाम, दूसरे में मंगल को उम्मीदवारों ऐलान किया है। 27 अगस्त को बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों के तीसरी फहरिस्त जारी की है। मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में 90 नशस्तों के 18 सितंबर और 25 सितंबर 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में वोटिंग होने वाली है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर 45 नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या आधार प्रत्याशियों का होगा, तय किए जाएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो अधिनियम है, संशोधन किया गया है 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई गई है और ये टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। 31 अगस्त को बनाई गई टीम में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के वक्फ बोर्ड्स के अध्यक्ष समेत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर सुझाव जुटाएंगे। साथ ही वे संशोधन की जरूरत और उसके फायदे बताएंगे। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर मौजूदा किसी भी गलत धारणा और संदेह का भी समाधान करेंगे। इस समिति से पहले लोकसभा सचिवालय ने 31 सदस्यों की जेपीसी बनाई है, जिसकी तीसरी बैठक 5 सितंबर को होगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर अपनी एक समिति बनाई है, सदस्यों की एक कमेटी गठित की है जो मुस्लिम समाज से बातचीत करेगी। क्या कुछ संशोधन को लेकर बातचीत होगी? क्या कुछ बीजेपी की रणनीतियां से नजर आ रही है? जी हाँ ऋषभ, बात करें अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी हलचल सी देखने को मिल रही थी, नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने 7 सदस्यों की टीम बनाई है। ये टीम जो है देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से बातचीत करेगी और उनकी जितनी चर्चा उनसे की जाएगी और उनकी अगर कोई समस्या होगी तो उनका समाधान भी करेगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 7 सदस्यों की टीम का गठन किया। 31 अगस्त को इसका गठन किया है। ये टीम जितना मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करेगी, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं की समस्याओं को भी सुनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन देगी और इसका जो भी नतीजा आएगा वो केंद्र सरकार को सौंपेगी और उस पर केंद्र सरकार भी मुस्लिम समुदाय के यानी वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों को लेकर उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। और मुस्लिम समुदाय की वक्फ बोर्ड की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड पहले से काफी चर्चित था, लेकिन 2024 संशोधन बिल की तरह लाया जा रहा है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो टीम अब अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा ने तैयार की है, ये टीम उनके भय को दूर करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे चर्चा करेगी। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर ये टीम काम करेगी और उनके सुझाव लेगी। उनके सुझाव के आधार पर ही इस बिल पे जो उसका निर्णय है वो लिया जाएगा।
निश्चित तौर पर देखिए तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा, भय को दूर किया जाएगा और सहमति को लेकर इस बिल के जरिए कोशिश होगी, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार में बड़ी सियासी हलचल हुई है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर अभी ये कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। जेडीयू ने केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता का ऐलान भी कर दिया। केसी त्यागी की जगह अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, जहां इस पूरे बिहार में सियासत जो तेज हुई है, जो हलचल पैदा हुई है, इसी को लेकर और हम जानकारी लेंगे। धर्मेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से बिहार में सियासत गर्मा गई है और केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ इस्तीफे की वजह बताई गई है? क्योंकि इससे पहले भी वो गठबंधन लाइन से इतर अपने बयान दे चुके हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या वजह इस्तीफे की? निसंदेह यह है कि पूरे जदयू परिवार में उथल पुथल हो गई है, क्योंकि ये होना नहीं था। आखिर क्यों हो गया, ये आंतरिक कलह एक नजरिया से सोचा जाए। जिस तरह से अचानक पद अपने पद से इस्तीफा दे देना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होना, ये सीधी सी बात है कि एक जदयू का एक बड़ा पॉइंट पर है, विराजमान है। और उस परिस्थिति में अगर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अचानक, हालांकि वो निजी कारण बताया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह से कि अचानक इस तरह के निजी कारण से वो इस्तीफा दे दी है और उसको लोग एक्सेप्ट, पार्टी एक्सेप्ट कर लिया, उनके जगह दूसरे लोगों को भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। लेकिन ये अंदर की बात कहीं न कहीं है, गड़बड़ है, क्योंकि आगामी विधानसभा में चुनाव 25 में चुनाव होना है और चुनाव में इनका इसी बात, और ये सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ नेता भी है केसी त्यागी के, कोई एक पहचान की जरूरत नहीं है। ये निश्चित तौर पर देखिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अंदर की बात क्या है और क्या कुछ इस अंदर की बात के जरिए क्या प्रेशर उन पर पड़ा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।